के होते हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स वगैरह क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इन्वेस्टमेंट जो है। इन्वेस्टमेंट जो है ये क्या होती है, कितने तरीके की होती है। ये एक नंबर में कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या आप जो है कैपिटल फॉर्मेशन कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन ये एक ही बात होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये एक ही है। अब वो क्या कह रहा है इन्वेस्टमेंट रेफर टू एडिशन स्टॉक ऑफ कैपिटल अ पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर जो इंक्रीमेंट होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं या उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे ये वर्ड समझ में आ जाए कि ये स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रही है, जो एडिशन हो रहा है, उसी चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो बेटा ये पूरा का पूरा बेस है जो ऊपर हमने कैपिटल गुड्स पढ़े थे। कल मैंने आपको जो कैपिटल गुड्स पढ़ाए थे उसके अंदर मैंने आपको ये बताया, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में कई सालों तक चलते हैं, इनकी वैल्यू कई ज़्यादा हाई होती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीन, और ये प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट होते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, आप खुद सोचो, एक प्रोड्यूसर के पास जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी तो मतलब बेटा उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है, और एक प्रोड्यूसर के पास जितनी कम मशीनें होंगी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ही कम है। सिंपल सी बात है। मतलब जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितनी ज़्यादा प्लांट और मशीन उतना ज़्यादा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर सकता है, जितनी कम प्लांट और मशीन उतनी कम प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर सकता है। अब मान लीजिए मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 2031, ये मेरा बेटा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, 1 तारीख को मेरे पास 5 मशीनें थी और साल के अंत में आते आते मेरे पास 8 मशीनें हो गई। तो कितनी मशीन की इंक्रीमेंट दिख रही है आपको, 3 मशीनों की। कैसे करोगे आप, 8 - 5 = 3, 3 मशीन की इंक्रीमेंट हो गई 1 साल के अंदर अंदर। तो ये जो 1 साल के अंदर अंदर 3 मशीनों की जो इंक्रीमेंट हुई है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे बेटा कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल गुड्स को जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। ये 2 तरीके का होता है। पहला जो होता है वो होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी आप इसको कह सकते हो। साल के अंत में आपके पास जितने भी एसेट हैं, मान लो मेरे पास 8 मशीनें थी और साल के शुरू में आपके पास जितने भी एसेट हैं, मेरे पास 5 थी, तो 8 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा, 3। तो आपकी फ़िक्स इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, आपकी फ़िक्स इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गई आपकी 3। तो बेटा ये हो गया आपका फ़िक्स इन्वेस्टमेंट, मतलब कि फ़िक्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है कैपिटल गुड्स से। ठीक है, कैपिटल गुड्स के अंदर इंक्रीमेंट होना ही बेसिकली इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और दूसरी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जो एक प्रोड्यूसर होता है, इन्वेंट्री जिसको हम बेटा स्टॉक भी कहते हैं, एक प्रोड्यूसर के पास एक टाइम पे 3 तरीके का स्टॉक हमको देखने के लिए मिलता है।
पहला जो होता है उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं फिनिश गुड्स। ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तीनों तरीके के गुड्स या तीनों तरीके का स्टॉक, तीनों तरीके की इन्वेंट्री आपको देखने के लिए मिलती है एक प्रोड्यूसर के पास, ठीक है। अब होता क्या है, 1 अप्रैल को इन तीनों चीज़ों का, इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, इन्वेंट्री बनता है, स्टॉक, ठीक है। इन तीनों को मिला के 1 तारीख को ये जितना भी था, सिंपल सी बात है बेटा, जब साल का अंत होगा तो ये उतना नहीं रहेगा जितना ओपनिंग में था, इसके अंदर कुछ चेंज होगा। तो जो भी इंक्रीमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ये रिलेटेड है गुड्स से, और जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है ये है बेटा आपके एसेट से रिलेटेड, ठीक है। बात वही है कि 1 अप्रैल को आपके पास कितने एसेट थे और 31 मार्च को आपके पास कितने एसेट है, उसका जो डिफरेंस है वो फिक्स इन्वेस्टमेंट है। 1 अप्रैल को आपके पास कितने गुड्स थे, 31 एंड में बोल रहा है बेटा, 31 को जितने भी गुड्स थे, मान लो आपके पास टोटल 2 लाख का था, ठीक है, और साल के शुरू में 1 लाख का था, तो बेटा 2 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया, 1 लाख। जैसे मैंने आपको बताया साल के अंत में 8 मशीनें थी, साल के शुरू में 5 मशीनें थी, तो कितनी इंक्रीमेंट हो गई, 3 मशीनों की इंक्रीमेंट हो गई। तो इसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ों को हम बेटा इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। बट मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है या जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसका लिंक बेटा इससे है, फिक्स इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। उसका जो लिंक है वो बेसिकली फिक्स इन्वेस्टमेंट से होता है, ठीक है। उसका लिंक इससे बहुत ही कम होता है। तो ये भी आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि कैपिटल गुड्स के अंदर जो इंक्रीमेंट होती है उसको बेटा इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बेटा हमने कल एक चीज़ सीखी थी, ये जो कैपिटल गुड्स जो होते हैं ना, ये बेटा जो प्रोड्यूसर होता है, ये जो प्रोड्यूसर होता है, ये प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट होते हैं, फिक्स एसेट, ठीक है। मतलब कि एक बारी अगर प्रोड्यूसर इसको ख़रीद ले तो कई सालों तक अब छुट्टी हो जाएगी। जैसे हमने कल एक वो पढ़ा कि एक टेलर है, उसने एक सिलाई मशीन ख़रीदी, एक सिलाई मशीन ख़रीदी, और कितने रुपए की ख़रीदी है, 50,000 रुपये की ख़रीदी है, ठीक है। कब ख़रीदी है, आज ख़रीदी है 25 दिसंबर 2021 को। तो क्या बेटा आज से ये 5 साल बाद, कब होगा 5 साल, 25 दिसंबर 2026, क्या आज से 5 साल बाद ये मशीन 50,000 की रहेगी? नहीं, ये मशीन 50,000 की नहीं रहेगी, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 या 7,000 कबाड़ी के भाव बिकेगी। अब क्यों? इसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहली बात तो हमने इसको यूज़ किया है, दूसरा टाइम बीत रहा है, तीसरा वियर एंड टियर हो रहा है, टूट फूट हो सकती है, ठीक है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है इस मशीन के साथ, कुछ भी हो सकता है। कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से जो मेरा फ़िक्स एसेट होते हैं, मैं मशीन की बात नहीं कर रहा, जितने भी फ़िक्स एसेट होते हैं बेटा, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, मशीन हो, कोई भी हो, कोई भी फ़िक्स एसेट अगर होता है जिसमें हम उसको शुरू में जितने रुपए का ख़रीदते हैं वो उतने रुपए का नहीं रहता है समय बीत जाने के बाद। क्यों? क्योंकि हमने उसको यूज़ करा, टाइम बीता, टूट फूट हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी वैल्यू में जो डिक्रीमेंट आती है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, इट कॉल्ड डेप्रीसिएशन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेटा डेप्रीसिएशन कहते हैं। ये 1 नंबर में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डेप्रीसिएशन क्या होता है। ये सब पढ़ तो रखा है इसमें। भाई आपने पढ़ रखा है, ये हमने कब पढ़ा था मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए ज़रा। एक मिनट रुको। तो वो आपसे क्या पूछता है, वो आपसे पूछता है कि भाई डेप्रीसिएशन क्या होता है। तो आप बोलेंगे डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीमेंट होती है उसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। और रीज़न, ये बेटा डेप्रीसिएशन के रीज़न है। किस क्या क्या रीज़न है?
क्योंकि मैंने उसको यूज़ करा, टाइम बीता, वियर एंड टियर, एक्सीडेंट, कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है। तो अभी मैंने आपको जो बताया, अब यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक लिखा हुआ है नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जब मैं कैपिटल गुड्स को यूज़ करूँगा, जब मैं मशीन वगैरह को यूज़ करूँगा, तो भाई इसमें तो फिर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, क्योंकि क्योंकि हमने बोला ये प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट होते हैं, और फिक्स एसेट को जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करने की वजह से उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मुझे मुझे अगर ये पता करना हो कि, जैसे कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट अप्रैल को आपके पास फर्स्ट अप्रैल को आपके पास जो है, मान लीजिए 5 मशीनें थी, ठीक है। फर्स्ट अप्रैल को आपके पास जो है 5 मशीनें थी, लेकिन 31 मार्च तक आते आते आपके पास जो है 8 मशीनें हो गई, ठीक है। और डेप्रिसिएशन की जो रेट है, डेप्रिसिएशन की जो रेट है, चलो इसको मान लीजिए, चलो मान लो आपके पास 4 मशीनें थी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 4 मशीनें थी, ठीक है, और साल के अंत में 8 हो गई, और डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो है आपकी 5% पर एनम, ठीक है। ये आपकी डेप्रिसिएशन की रेट है। तो अगर मैं ग्रॉस निकालूं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो जो भी मैंने करा था 8 - 4 इज़ इक्वल टू 4, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो मेरी 4 मशीनों की हुई है। लेकिन अगर मैं नेट निकालना चाहूँ तो आपको क्या करना है, 4 मशीनें थी, इस पर डेप्रिसिएशन लगाइए 5% का, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 0, एंड 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 10, कितना आएगा 1/5, मतलब आधी मशीन का आधा आएगा 0.5। तो आप ये कह सकते हो एक्चुअल में जो इंक्रीमेंट हुई है ना, 4 मशीनों की नहीं हुई है, 0.5 कुछ आ रहा है, ठीक है। या मान लो मैं हम इसको जो है, अगर डेप्रिसिएशन की रेट को अगर हम मान लो 5% ना लेकर, हम जो है डेप्रिसिएशन की रेट को मान लीजिए 20, डेप्रिसिएशन की रेट को चलो हम मान लेते हैं 20% ले लेते हैं, ठीक है। और मशीन ले लेते हैं 5, ठीक है। डेप्रिसिएशन की रेट जो है वो 20% है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, 8 - 5 इज़ इक्वल टू 3 मशीनें। बट अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, ये जो 5 मशीनें थी इस पे लगेगा 20% का डेप्रिसिएशन। तो 20% का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1 0 से 1 0, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 1 = 5, 5 1 = 5, तो कितना आया 1। पूरी एक मशीन जो है, ये कह सकते हो, एक मशीन पूरा एक साल में यूज़ करूँगा जब 5 मशीन को, तो उसमें से एक मशीन ख़राब हो जाएगी, ये इसका मतलब हो गया। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो मेरी 3 मशीनें हैं, बट नेट इन्वेस्टमेंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2 मशीन। एक्चुअल में जो इंक्रीमेंट हुई है नेट इन्वेस्टमेंट वो ये 2, ये 1 क्या है, ये 1 ये है कि शुरू में मेरे पास जितनी मशीनें थी 5 मशीनें, उस पर मैंने 20% का डेप लगाया, कितना आया 1। क्या कह रहे हो, पॉइंट वाला नहीं, वो तो आपको पॉइंट में थोड़ी आएगा मशीन का, ये तो मैं आपको परफेक्ट नंबर आता है इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। वो डेसिमल वाला तो पॉइंट में आप कर ही नहीं पाओगे। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है और ये नेट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। जैसे कि 1 अप्रैल को अगर आप, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, अरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, नहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ
कि ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ये नेट इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। भाई मेरे पास 1 अप्रैल को मेरे पास 5 मशीनें थी और 31 मार्च को मेरे पास 8 मशीनें हो गई। ठीक है, मुझे तो एक्चुअल में दिख रहा है कि 3 मशीन की इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, वैसे मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 3 मशीन की इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन भाई जब मैं इन मशीनों को यूज़ करूँगा तो इसको यूज़ करने से डेप्रीसिएशन भी लगेगा। तो मैंने इसका निकाला, डेप्रीसिएशन आया 1। तो एक्चुअल में अगर मैं नेट देखूँ, नेट इंक्रीमेंट कितनी हुई है मशीन के अंदर, तो 3 - 1 = 2। नेट इंक्रीमेंट जो हुई है वो ये 2 मशीनों की, और ग्रॉस जो हुई है वो है 3 मशीनों की। आपको इसमें जो ध्यान है वो क्या रखना है, आपको बस बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ नेट पर होती है ना, उसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं होता। नेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस माइनस डेप, और ग्रॉस का जो फॉर्मूला होता है, ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप, और नेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस माइनस डेप। ये 2 फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेने हैं, आगे इन 2 फॉर्मूलों का बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। जो भी चीज़ ग्रॉस पर होती है उसका मतलब उसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड है, जो भी चीज़ नेट पर होती है इसका मतलब उसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब हम न्यू लेते हैं तो वो ग्रॉस पर होती है। ठीक है, फिर हम, जैसे आपने अभी फ़ोन लिया, ठीक है, आपने फ़ोन ले लिया या किसी ने भी फ़ोन ले लिया घर में, अब मान लो वो फ़ोन की वैल्यू 30,000 रुपये है। ठीक है, तो वो अभी ग्रॉस पर है, वो अभी ग्रॉस पर है, क्योंकि भाई अब मैं उसको यूज़ करूँगा, उसमें वियर एंड टियर होगा, टाइम बीतेगा, तब जाके उसमें फिर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, फिर आज से 5 साल बाद इसी फ़ोन की वैल्यू 8 से 10,000 रुपये हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 20 से 22,000 रुपये कम हो गई 5 साल के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि भाई मैंने उसको यूज़ करा, अब जाके वो नेट पे आया है, क्योंकि उसमें से उसमें क्या लगा, 20-22,000 का डेप्रीसिएशन लगा। जैसे मान लो आप अगर स्कूटी ले लो आज, तो आप स्कूटी लोगे 60,000 की, आज से 10 साल बाद उस स्कूटी की वैल्यू क्या 60,000 रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 5 से 7,000 रुपये की बस। क्यों? क्योंकि भाई आप उसको यूज़ करोगे, टाइम बीतेगा, एक्सीडेंट होगा, टूट फूट होगी, सब कुछ होगा। तो उसी चीज़ को नेट कहते हैं कि जब हम फिक्स एसेट को यूज़ करते हैं तो डेप्रिसिएशन की वजह से उस फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है। तो ग्रॉस कोई भी चीज़, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ अगर ग्रॉस पर है तो मतलब उस पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और कोई भी चीज़ अगर नेट पर है तो उस पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। 2 फॉर्मूले बताए हैं मैंने आपको, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का नाम ही कैपिटल फॉर्मेशन है, ये ध्यान रखना है। और स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर जो इंक्रीमेंट होती है उसको ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या है, कैपिटल गुड्स के अंदर इंक्रीमेंट करना स्टॉक ऑफ कैपिटल है, इसको फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जो स्टॉक के अंदर इंक्रीमेंट होती है उसको स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। तो ये और डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, ये 1 नंबर का आता है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको जो है आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमें यहाँ पे टॉपिक को कवर करना है, अब जो है एक और मेन कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हमको बात करनी है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में कंपलसरी है, आता ही आता है। क्या क्वेश्चन है, स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही इजी चीज़ है, बहुत ही आराम से आप समझ जाएंगे। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, और स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। 2 तरीके से इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। या तो वो सीधे ही आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा 3 नंबर में कि स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस बताइए, तब तो आपको कुछ नहीं करना, ये लिखे हुए हैं कॉपी पेस्ट मार देना है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है, जब वो आपको कुछ वेरिएबल्स दे देगा, ठीक है, और वो बोलेगा कि भाई अब बता कि इसमें से कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है। तो 2 तरीके से इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो जब डिफरेंस आएगा तब तो मैं लिख दूंगा, तब तो मैं जो लर्न करके गया हूँ कॉपी पेस्ट मार दूंगा। लेकिन जब वो कुछ मुझे वेरिएबल दे देगा और बोलेगा अब इसमें से बताइए, अब इसमें कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है, तो वो हम तभी कर सकते हैं जब मुझे स्टॉक और फ्लो इन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो कौन सी चीज़ बेटा स्टॉक होती है और कौन सी चीज़ फ्लो होती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। देखिए,
वो कह रहा है कि स्टॉक मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जिसको आप एट अ पर्टिकुलर टाइम पे मेज़र करोगे, वो चीज़ बेटा स्टॉक कहलाती है। अगर मुझे ये समझ में आ जाए ये एट अ पर्टिकुलर टाइम क्या होता है, तो मेरा बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम का ये मतलब होता है, मैं हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ, एक एग्जैक्ट डेट। एक एग्जैक्ट डेट, जब भी हम किसी भी चीज़ को एक एग्जैक्ट डेट पर मेज़र करते हैं, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ 25 दिसंबर 2021, तो एक एग्जैक्ट डेट है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि डीमोनेटाइजेशन कब हुआ, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ, तो आप कह रहे हो 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल करेक्ट एक डेट की बात कर रहे हो कि भाई 2016 के अंदर नवंबर का महीना है और 8 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 8 नवंबर 2016, अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जिस भी इकोनॉमिक वेरिएबल को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो भाई वो स्टॉक कॉन्सेप्ट बन जाती है अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उसको मेज़र करोगे। बट कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जिसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम पर मेज़र करोगे, तो भाई वो चीज़ फिर फ्लो बन जाएगी, वो चीज़ फिर स्टॉक नहीं रहेगी। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, एट अ पर्टिकुलर टाइम का तो मतलब मैंने बोला एक एग्जैक्ट डेट की जब हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है, जिसको आप एक पर्टिकुलर डेट पर मेज़र नहीं कर रहे, वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो तुम क्या होगे भाई, ये तो बहुत बढ़िया बताया तुमने। अब एक एग्जांपल देखिए, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक में क्या डिफरेंस है और ये फ्लो में जो है क्या डिफरेंस होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस होता है। जब मेरे को कुछ वेरिएबल्स वो दे देगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक है या ये फ़्लो है। देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक और हम यहाँ पे लिखते हैं फ़्लो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। उसने बोला भाई जो स्टॉक है ना, इसको तो हम एट अ पर्टिकुलर टाइम पे मेज़र करते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जिसे एट अ पर्टिकुलर टाइम पे मेज़र किया जाएगा वो स्टॉक बन जाएगा, और जिसको भी एट अ पर्टिकुलर टाइम पे मेज़र ना कर कर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाएगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम पे, तो वो भाई फ्लो बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ, तीन चार एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल 1 की। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि नोटबंदी कब हुई, नोटबंदी जो है डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, तो आपने बोला 8 नवंबर 2016 को हुआ। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी एग्जांपल को ये लिख दूँ कि 2016 में नोटबंदी हुई, 2016 में नोटबंदी हुई, नोटबंदी हुई या 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक एग्जैक्ट डेट की थोड़ी ना बात कर रहा हूँ, मैंने तो बस आपको ये बताया है कि 2016 की बात कर रहा हूँ, 2016 में हुआ। अब 2016 के किस महीने में हुआ, किस डेट को हुआ, मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसी वजह से मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो साल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। किसकी बात कर रहा हूँ, साल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक और समझिए एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ, अगर बेटा मैं ये बोलूँ कि 25 दिसंबर 2021 को भारत में कोविड के 50 मामले सामने आए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टॉक। भाई कोविड के 50 केसेस निकले, मैं एक एग्जैक्ट डेट की बात कर रहा हूँ,
लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि दिसंबर में भारत में 50 केसेस 50 केसेस निकले, अब ये क्या बन जाएगा? अब बेटा, अब तो मैं एक एग्जैक्ट डेट की बात नहीं कर रहा, तो ये क्या बन जाएगा? अब तो मैं महीने की बात कर रहा हूँ। भाई मैं ना, मेरे को साल पता ना। चलो मैं यहाँ पे अगर लिख भी दूँ दिसंबर 2021, लो मैंने ये भी लिख दिया, दिसंबर 2021 में भारत में 50 केसेस निकले, तो भाई मैं एक एग्जैक्ट डेट की बात नहीं कर रहा ना, मेरे को डेट नहीं पता कि दिसंबर में किस डेट की बात चल रही है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? इसलिए एक फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। एक और समझिए, अगर मैं ये बोलूँ कि 31 दिसंबर 2031 को भारत की, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 250 करोड़ है, तो ये बेटा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेटा स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को ये लिख दूँ, कि 2021 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 250 करोड़ थी, अब बेटा ये क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा ये फ्लो कॉन्सेप्ट। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है, जब भी बेटा हम साल की, महीने की, हफ्ते की, घंटे की, जब इन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं ना, तो वो बेटा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टाइम इंटरवल कह सकते हो, ठीक है। ये क्या है? ये टाइम इंटरवल है, ठीक है जी। फ्लो का टाइम इंटरवल होता है, जो वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा था, वो यही है कि वहाँ पे साल की, महीने की, हफ्ते की, घंटे की, इसकी बात चल रही होती है। लेकिन जब हम एक एग्जैक्ट डेट की बात कर रहे होते हैं स्टॉक में बेटा, स्टॉक में हम ये साल, महीना, हफ्ते इनकी बात नहीं कर रहे होते। यहाँ पे इनकी बात नहीं हो रही होती, यहाँ पे एक एग्जैक्ट डेट की बात हो रही होती है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि इंडिया की जो बर्थ रेट है वो 31 नवंबर 2021 को 5% थी, तो ये बेटा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ नवंबर में इंडिया की बर्थ रेट 5% थी, अब ये बेटा फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाएगा, क्योंकि मैं तो नवंबर की बात कर रहा हूँ ना, मैं नवंबर में किस महीने की बात, किस डेट की बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से सबसे पहली बात तो स्टॉक और फ्लो को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट 2 तरीके से आइडेंटिफाई होता है। अभी आपने केवल पहला कॉन्सेप्ट समझा है कि भाई जब भी एक एग्जैक्ट डेट की बात चल रही होगी तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा, और जब भी फ्लो की बात चल रही होगी, एक एग्जैक्ट डेट की बात ना चलकर महीना, साल इनकी बात चल रही होगी, तो वो बेटा फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें डेट की बात नहीं चल रही होती, उसमें कुछ और ही बात चल रही होती है, उसमें डेट का नामो निशान नहीं होगा। ऐसी चीज़ को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? ऐसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या है? यहाँ पे बेटा डेट की बात नहीं चलती, यहाँ पे डेट की कोई बात ही नहीं होगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टॉक और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लो। तो आपको दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा? वो होता है फिक्स। इसका जो नेचर होता है वो होता है फिक्स, लेकिन इसका जो नेचर होता है ना वो होता है फ्लैक्सिबल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर किसी फिक्स का मतलब है चेंज नहीं आ रहा, तो वो क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। और फ्लैक्सिबल का मतलब होता है चेंज आ रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ मोशन हो रहा है, कुछ फ्लो हो रहा है, कोई गति हो रही है वहाँ पर किसी भी चीज़ के अंदर, वो एक जगह पे टिक नहीं रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो चीज़ फ्लो बन जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल कैसे कैसे पूछता है वो आपसे बोलेगा
जैसे कि देखो वो आपसे बोलेगा टंकी में भरा हुआ पानी, एक टंकी है जैसे हमारी छत पे टंकी रखी रहती है, उसमें पानी भरा रहता है, ठीक है। तो अब वो आपसे पूछेगा बता भाई ये स्टॉक है, ये स्टॉक है या ये फ़्लो है। तो भाई पहले तो आप डेट वाला अप्लाई करके देखोगे, तो डेट की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं चल रही है, टंकी में पानी भरा हुआ है तो उसका डेट से क्या लेना देना। तो डेट वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो करेगा नेचर वाला। आपको ये देखना है कि क्या इसके अंदर चेंज आ रहा है, कुछ मोशन, कुछ गति हो रही है इसके अंदर। और टंकी में पानी भरा हुआ है तो उसमें क्या मोशन होगा, वो तो फिक्स है ना, वो तो भरा रहेगा एक जगह। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन वहीं पे अगर मैं ये बोलूँ, अगर मैं ये बोलूँ टंकी से बह रहा पानी, जब हमारी टंकी भर जाती है, पानी फुल हो जाता टंकी है, से बह रहा। अब क्या हो रहा है, अब बेटा इसके अंदर फ्लो हो रहा है। क्यों, अब इसके अंदर चेंज आ रहा है, अब फ्लो हो रहा है इसके अंदर, पानी बह रहा है तो मोशन हो रहा है इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे वो आपसे बोलेगा, वो आपसे बोलेगा दिल्ली से मुंबई की दूरी, दिल्ली से मुंबई की दूरी स्टॉक। स्टॉक है या फ्लो है। तो भाई डेट वाला लगाओगे तो डेट तो यहाँ नहीं लगेगा, डेट वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ लगेगा नेचर वाला। तो भाई दिल्ली से मुंबई की दूरी मान लीजिए लाइक 800 किलोमीटर है, तो भाई 800 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं हो रहा इसके अंदर। लेकिन फिर वो आपसे बोलेगा बेटा, फिर वो आपसे बोलेगा कि दिल्ली से मुंबई की तरफ, दिल्ली से मुंबई की तरफ एक गाड़ी जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अब बेटा ये फ़्लो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा अब जो है गति हो रही है यहाँ पे, अब फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो आपको किस तरीके से स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से फ़्लो को आइडेंटिफाई करना है, दो अप्रोचेज़ होती हैं। पहला आप लगाएंगे टाइम वाला, अगर डेट वगैरह की बात चल रही है उस क्वेश्चन के अंदर, या अगर डेट ये बात नहीं चल रही तो फिर आप दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसका नेचर देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे कि भाई ये फिक्स नेचर का है या फ्लैक्सिबल नेचर का है। इस तरीके से हम स्टॉक और फ्लो को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए स्टॉक मीन्स दैट क्वांटिटी, ये तो वही लिख दिया इसने, मीनिंग जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि भाई जिस भी चीज़ को एट अ पर्टिकुलर टाइम पे हम मेज़र करते हैं वो चीज़ स्टॉक कहलाती है, और जिस भी चीज़ को हम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं वो चीज़ आपकी जो है फ़्लो कहलाती है। तो ये तो वही लिख दिया, एट अ पर्टिकुलर टाइम का क्या मीनिंग लिखा होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और फ्लो का क्या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक का नो टाइम डायमेंशन, स्टॉक का टाइम डायमेंशन नहीं होता। टाइम डायमेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो मैंने अभी टाइम इंटरवल आपको बताया, लाइक यहाँ पे जो है ये साल महीने हफ्ते, इनकी बात नहीं चल रही होती यहाँ पे, इनका टाइम डायमेंशन नहीं होते। लेकिन इसका टाइम डायमेंशन होता है घंटे की, एक दिन की, महीने की, साल की, यहाँ पे बेटा इसकी बात चल रही होती है। फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है लेकिन स्टॉक का टाइम डायमेंशन नहीं होता। कॉन्सेप्ट ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, या ये भी कह सकते हो, इसको नेचर भी आप मान सकते हो, ठीक है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये नेचर ही है बेटा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाला बताया था। स्टैटिक का मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इसका जो नेचर है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन फ्लो इज़ ए डायनामिक कॉन्सेप्ट, डायनामिक का मतलब फ्लैक्सिबल है, कि इसके अंदर जो है चेंज आता रहेगा। एग्जाम्पल इसने लिख दिए, जैसे कि वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ लिख दी इसने, और इसका लिख दिया इन्वेस्टमेंट। तो ये इसके एग्जाम्पल है, बाकी जितने पीछे मैंने आपको समझाए वो भी आप इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है स्टॉक क्या होता है और फ्लो जो है ये क्या होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि या ऊपर से जा रही है। तो आपने जो है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो, ये सब क्या होते हैं ये पढ़ लिया, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, कैसे डायग्राम बनेंगे सबके इंडिविजुअल, ये सब आपने पढ़ लिया है।
ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, टाइप ऑफ गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब आप पढ़ चुके हो। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम जो है ये आपकी क्या होती है, ठीक है, ये आपको समझना है बेटा। तो नेशनल इनकम को समझने से पहले पहले आपको बेटा ये समझना पड़ेगा कि इनकम जो है ये क्या होती है। नेशनल इनकम तो मैं बाद में समझूंगा, पहले मैं इनकम समझता हूँ। इनकम जो है वो क्या होती है बेटा, इसके अंदर जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, सारा वो लगेगा अब सारा का सारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनकम की। इनकम क्या होती है, इनकम का सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई पैसे का आना, ठीक है, पैसे का आना, उसको भाई इनकम बोलेंगे, सिंपल सी बात है। अब वो कैसे भी आए, अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो भाई वो आपकी इनकम कहलाती है, सिंपल सी बात है। अब वो चाहे चोरी करके आए, फ्री में आए, या मेहनत करके आए, पैसे का आना इनकम होता है, ठीक है। अब इनकम जो है ये दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली जो होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम, और दूसरी जो होती है इसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। पहली जो होती है वो होती है ट्रांसफ़र इनकम, दूसरी जो होती है वो होती है फैक्टर इनकम। बेटा दोनों इनकम एक एक नंबर में बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। व्हाट इज़ फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज़ फैक्टर, व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनकम एंड व्हाट इज़ फैक्टर इनकम, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात तो ट्रांसफ़र इनकम कह लीजिए या ट्रांसफ़र पेमेंट कह लीजिए, ये एक ही बात होती है, ठीक है। इसी तरीके से फैक्टर इनकम कह लीजिए या फैक्टर पेमेंट कह लीजिए, ये भी बेटा एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा, पहले हम समझते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र इनकम या ये ट्रांसफ़र पेमेंट, ये क्या कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट जो है ये क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको कहते हैं वन साइडेड की इनकम। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं वन साइडेड इनकम। अब ये वन साइडेड इनकम का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, एक है सरकार और एक है सीनियर सिटीज़न, ठीक है, 60+ वाले एज के। तो आपको पता होगा सरकार क्या करती है, हर उस 60 साल के बंदे को पेंशन देती है फ्री में। सीनियर सिटीज़न सरकार के लिए कुछ नहीं करते, अगर आप 60 साल के ऊपर के हो तो आपको सरकार से पेंशन मिलेगी, सीनियर सिटीज़न पेंशन हम उसको कहते हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकार इनको पेंशन दे रही है, और सीनियर सिटीज़न इनको क्या दे रहे हैं, सीनियर सिटीज़न इनको दे रहे हैं ठुल्लू, कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है, नथिंग। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। तो भाई इनके पास तो पैसा आ रहा है और इसके पास से पैसा जा रहा है, और इनको पैसा क्यों मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कि ये 60 साल से ऊपर के हैं, सिर्फ इसलिए इनको पैसा मिल रहा है, और कोई भी रीज़न नहीं है। ये इनको कोई काम नहीं करके देते हैं, ये तो खुद अपना घर में काम कर ले वही ठीक है। तो ये कोई काम नहीं करके दे रहे, इनको फ्री में पैसे मिलते हैं, हर महीने मिलेंगे, हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात, हर महीने मिलेंगे 2500। अब देखिए इसके पास तो पैसे आ गए, फ्री में आ गए, कुछ करा ही नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफ़र इनकम। अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये चीज़ ट्रांसफ़र इनकम कहलाएगी, लेकिन इसने तो पे करी है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाएगी। है एक ही चीज़, बात डिपेंड करता है कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र इनकम वो वन साइडेड इनकम होती है जिसके बदले में रिसीवर को कुछ भी नहीं देना पड़ता। क्या बोला मैंने, ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जिसके बदले में रिसीवर को कुछ नहीं देना पड़ता, बस उससे ले लिया, बस हो गया, ठीक है, टाटा बाय बाय, अब हो गया अपना काम, अगले महीने मिलेंगे। सरकार हर महीने
सीनियर सिटीजनों को 2,500 रुपये देती है और सीनियर सिटीजन बदले में कुछ भी नहीं देते, वो ट्रांसफ़र इनकम है। तो वो सारी की सारी फ्री की इनकम जिसके बदले में रिसीवर को कुछ नहीं देना पड़ता, वो ट्रांसफ़र इनकम कहलाएगी। जैसे मान लो आपका बर्थडे है, ठीक है, आपका बर्थडे है तो रिलेटिव आए, ठीक है, फ्रेंड वगैरह आए, तो उसमें से किसी रिलेटिव ने आपको पैसे दे दिए, ठीक है, मान लो किसी ने 1,000 रुपीज़ आपको जो है पकड़ा दिए, आपने बदले में, आप हम थोड़ी ना देंगे बदले में कुछ, हम क्या खा लियो भाई केक वगैरह, और क्या खाएगा। तो वो जो इनकम है वो क्या कहलाएगी, ट्रांसफ़र इनकम कहलाएगी, ठीक है, वन साइडेड की इनकम कहलाएगी, क्योंकि उसके बदले में आपने उसको कुछ भी नहीं दिया है। अब यूँ मत कहना केक नहीं खा के जाएगा क्या, ठीक है। तो वो जो इनकम है वो क्या कहलाएगी, ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है। अब आती है दूसरी बात फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट क्या होता है, अब ये समझिए। वो तो बेटा फ्री की है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने को समझने के लिए, इसको कहते हैं फ्री की इनकम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, फ्री की इनकम। मतलब कि हमने कोई मेहनत नहीं करी इसके लिए, फ्री में मिल लिया हमें, वो होती है ट्रांसफ़र इनकम, और बदले में कुछ भी नहीं देना। अब आती है बेटा बात फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम कह लीजिए या फैक्टर पेमेंट कह लीजिए, ये दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट हैं, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन डिपेंड करता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब बेटा ये फ्री की नहीं है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे मेहनत करो और पैसे पाओ, ठीक है जी, काम करो, मेहनत करो और भैया पैसे मिलेंगे, वो आपको क्या है, वो है फैक्टर इनकम। आप दूसरे के लिए काम कीजिए, ठीक है, आपको पैसे मिलेंगे, वो फैक्टर इनकम कहलाएगी। मतलब ये वन साइडेड की इनकम नहीं है, ये टू साइडेड है। आप जब काम करोगे तो ही पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ फ्री में नहीं मिलेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या पढ़ा था हमने, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर मैंने ये बताया आपको, एक होता है कंज्यूमर सेक्टर, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर या बिजनेस सेक्टर जिसको कहते हैं। कंज्यूमर को चाहिए होते हैं गुड्स, प्रोड्यूसर उसके लिए बनाता रहता है, लेकिन बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो होते हैं इसके पास। कौन कौन सी चीज़ों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, 4 चीज़ों को उसके अंदर ऐड किया जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज़ें होती हैं जिसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर सेक्टर जो होता है, कंज्यूमर सेक्टर ये इसका ओनर होता है, इसके पास ये चीज़ें होती हैं। तो ये क्या करता है, ये चारों की चारों चीज़ें उधार में, क्रेडिट में प्रोड्यूसर सेक्टर को दे देता है, ताकि वो उसकी मदद से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। अब इसके पास ये आ गई, फिर ये क्या करता है, फिर ये करता है प्रोडक्शन। जब इसके पास ये आ गई सारी चीज़ें, तो ये करता है प्रोडक्शन। तो इसको पता चल जाता है कि मैंने कितनी मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस करी हैं, मुझे ये पता चल जाएगा, ठीक है। और जब इसको पता चल जाएगा, इसको बेटा क्या कहते हैं, इसके 2 नाम हैं, ठीक है, इसके जो है 2 नाम हैं। इसको आप बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो, ठीक है, या इसको हम जो है फैक्टर सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। फैक्टर सर्विसेज कह लीजिए या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए, ये एक ही चीज़ है। फिर जब इसने गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, तो ये बदले में इसको क्या करता है, ये बदले में इसको लैंड के बदले में देता है रेंट, लेबर को मिलती है बेटा वेजेस, कैपिटल के बदले में जाता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ये चारों की चारों चीज़ें प्रोड्यूसर सेक्टर किसको देता है, ये चारों की चारों चीज़ें प्रोड्यूसर सेक्टर कंज्यूमर सेक्टर को देता है या हाउस होल्ड सेक्टर को देता है। तो इसके ये क्या है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, इन चारों को बोलेंगे फैक्टर इनकम, कि क्यों हो रही है,
क्योंकि कंज्यूमर सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज क्रेडिट पर दी थी प्रोड्यूसर सेक्टर को। दैट्स वाई प्रोड्यूसर सेक्टर जो है कंज्यूमर सेक्टर को ये चारों की चारों चीज़ें रिटर्न में दे रहा है, ये इनका रिटर्न है, ठीक है। तो इसको ये मिल रही है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ बेटा क्या कहलाएगी, ये चीज़ कहलाएगी फैक्टर इनकम। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इसने दी है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ क्या कहलाएगी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जो है फैक्टर पेमेंट कहलाती है। तो बात वही है दोनों एक ही चीज़ें, डिपेंड करता है कि मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है ये दोनों सेम ही चीज़ें, चाहे वो फैक्टर इनकम पूछे चाहे वो फैक्टर पेमेंट पूछे, यही लिखना है आपको, ठीक है। क्या है फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो इनकम मिल रही है वो बेटा फैक्टर इनकम कहलाती है। तो ये बकवास हमने क्यों पढ़ी है, ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम, ये बकवास हमने क्यों पढ़ी है, ये बकवास हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि हमें पढ़ना था नेशनल इनकम। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिए, वो कह रहा है द सम ऑफ इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग इट्स टर्म एज नेशनल इनकम। क्या कहेगी ये, ध्यान से समझिए। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहने का मतलब ये है बेटा इन दोनों डेफिनेशन के अंदर कि नेशनल इनकम क्या होती है। चैप्टर का जो नाम है या टॉपिक का जो नाम है ये है नेशनल इनकम, ये जो है क्या होती है। तो वो बस ये कह रहा है कि मेरे भाई एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर जो भी बंदा यहाँ पे लिखेंगे, जो पीपल है वो कौन है, जो भी पीपल कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है, जो भी बंदा कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है, उसने एक साल के अंदर अंदर चाहे देश के अंदर रहकर चाहे देश के बाहर रहकर, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर कहीं पर भी एक साल के अंदर अंदर जो भी पीपल हटा दो यहाँ पे, पीपल हटा दो यहाँ पे, यहाँ कंट्री लिखिए, कंट्री ज़्यादा बेटर है। एक साल के अंदर अंदर एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, दोनों जगह पे अपनी क्या देंगे, फैक्टर सर्विसेज देंगे, ठीक है। और उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो फैक्टर इनकम मिलेगी, जो फैक्टर इनकम मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा नेशनल इनकम। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला उसने, उसने बोला एक साल के अंदर अंदर एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट, ये यहाँ पे सबसे बड़ा झमेला है, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा झमेला है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है तो मेरी बात ही ख़त्म हो जाएगी। वो ये कह रहा है कि एक साल के अंदर अंदर एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट जो होगा वो देश के अंदर और देश के बाहर जो अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा, और उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो फैक्टर इनकम होगी, उस फैक्टर इनकम का जो सम है वो क्या कहलाएगा, वो नेशनल इनकम कहलाएगा। यहाँ पे बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है, फैक्टर इनकम बोला है उसने, नॉट ट्रांसफ़र इनकम, नॉट ट्रांसफ़र इनकम। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र इनकम ऐड नहीं होती। अभी मैंने दोनों इनकम पढ़ाई आपको, नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम ऐड होती है, ट्रांसफ़र नहीं। तो अगर मुझे ये मुद्दा समझ में आ गया कि एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, तो मेरा पूरा चिट्ठा क्लियर हो जाएगा कि भाई ये बंदे ने एक साल के अंदर अंदर देश के अंदर या देश के बाहर कहीं पे भी अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, उसके बदले में जो इसको फैक्टर इनकम मिली उसका अगर मैं सम कर दूं तो वो जो है बेटा क्या कह जाएगा, वो जो है हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल आप जो है केवल इसका इतना ही मीनिंग समझिए। कल हम ज़रा दो मुद्दों पे बात करेंगे,
कि एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो कौन होता है, ठीक है। बाकी फैक्टर सर्विसेज वगैरह तो मैंने समझ ली है। पहले हम नॉर्मल रेजिडेंट समझेंगे तो नेशनल इनकम क्लियर हो पाएगा। देन ये समझेंगे डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ रही है, पहले तो ये बता दीजिए।